हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी मैच द फॉलोइंग। बोर्ड्स थ्योरी पर डिपेंड है और ये एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था। कॉलम 1 में कुछ फैक्ट्स हैं और कॉलम 2 में उसको मैच कराना है। दिया हुआ है आपको टोटल एनर्जी En, Kn है यहाँ काइनेटिक एनर्जी, Vn डिनोट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को और Rn जो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, अब एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। ए है Vn अपॉन Kn, इट मीन्स क्या, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में Z E स्क्वायर अपॉन R ये होती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखते हैं, लेकिन इन टर्म्स में क्या होती है, हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R। अब आप जरा क्या करो, Vn अपॉन Kn कर दो, क्या हो जाएगा, इसका अपॉन ये किया, देखो माइनस में तो आएगा ही आएगा, ये अपॉन ये कर दो इसको अपॉन में, तो क्या होगा, ये 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -2, तो इनका क्या हो जाएगा, यानी कि A इज फॉर -2, पहला वाला ऑप्शन -2 हो गया, यानी कि R। नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शन टू e टू द पावर n, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये जो पावर x है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यही देखो आप, रेडियस हमें निकालनी है, टोटल एनर्जी क्या होगी, देखिए e टू द n ये क्या है, ये En दैट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही तो होती है टोटल एनर्जी। चलिए, तो हमने अब क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, यही दोनों फैक्ट्स जो हैं इनको आपस में प्लस कर दो। प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस ये राशि प्लस ये, तो यानी कि माइनस का इतना बचेगा, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R। अब यहाँ देखो एनर्जी और R में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर -1। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर -1। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, तो यानी कि क्या हो गया, -1, डेट इज बी का ऑप्शन क्या रहा, Q। अब नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब आ गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ लोएस्ट ऑर्बिटल। लोएस्ट ऑर्बिटल कौन सा होता है, ऐसी तो होता है सबसे लोएस्ट ऑर्बिटल, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम, h/2 पाई √L इंटू L+1। ठीक, अब s के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो रख दो आप यहाँ पे 0 इंटू 0+1, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन, दैट इज P। ठीक, अब डी पर आते हैं। कुछ बचपन की याद आ गई होगी, बहुत करते थे छोटी क्लास में, मैच द फॉलोइंग, इसको इससे मैच कराओ, इससे मैच कराओ, ये वही मैच है। ठीक है, सब हो जाते हैं, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अब देखो 1/r टू द पावर n इज प्रोपोर्शनल टू z की पावर y। अब इसमें y पूछ लिया क्या है, भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं है, बहुत ईजी है। देखो r रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या आप ये कह सकते हो n स्क्वायर अपॉन z इंटू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम सबसे पहले हम वही लेते हैं, RO हमने उससे डिनोट कर दिया n स्क्वायर अपॉन z। अब nth ऑर्बिट में जो रेडियस होगी, ठीक है, और z से उसका क्या रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं Rn इज प्रोपोर्शनल टू 1/z, या हम ये कह सकते हैं 1/Rn इज प्रोपोर्शनल टू z। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसके बराबर होगी, z की पावर यहाँ क्या होगी 1, दैट इज मीन्स D इज टू S। हो गया क्लियर। ठीक, तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन।
अब इसमें क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9. द स्पेक्ट्रल सीरीज आर लाइमन एंड पार्शन, ब्रैकेट एंड फुल, पार्शन एंड फुल, या वार्मर एंड ब्रैकेट। अब इस सवाल को करने से पहले थोड़ा ये समझना जरूरी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछा है टू स्पेक्ट्रल सीरीज में, ठीक। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दो स्पेक्ट्रल सीरीज, जैसे मान लिया आप पहले ऑप्शन पे ट्राई करो, एक है लाइमन सीरीज और एक पार्शन सीरीज, 2 सीरीज है। और कहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी शॉर्टेस्ट क्या होनी चाहिए वेवलेंथ। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब एनर्जी ज़्यादा होती है, E=hc/λ होता है। लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और एनर्जी कब ज़्यादा होगी, कौन सी सीरीज में ज़्यादा एनर्जी होगी और किस कंडीशन में होगी, कौन सी सीरीज, वो यहाँ मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ मेन चीज़ है कब होगी कंडीशन, कब होगी ज़्यादा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे छोटी वेवलेंथ कब होगी और एनर्जी कब ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब हमारी जो एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो वो क्या हो, इनफाइनाइट से जो दी हुई है उस सीरीज में जाए। कहाँ से हो, इनफाइनाइट से। मैं भी ऐसे लिख दूँ फटाफट और निकाल दूँ आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रट लोगे आप, लेकिन समझना जरूरी है। समझने में क्या है, यहाँ क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मीन्स क्या है, एनर्जी हाई। एकदम दिमाग में एनर्जी डाला करो, एनर्जी हाई। एनर्जी हाई कब होगी, जब अनंत से कहाँ होगा एमिशन, लाइमन पे, ठीक। तो अब हम लाइमन के लिए निकालेंगे, लाइमन के लिए निकालो 1/λ = अंडर रूट नहीं, ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2², ठीक है। ये लैम्डा हमारा लाइमन के लिए है। अब यहाँ पर n1 क्या होगा, लाइमन, डेट इज लाइमन क्या है, पहली, ठीक, माइनस n2 क्या होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये यहाँ पर मेन चीज़ है, इससे ही हल निकलेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसी मैंने बताया यहाँ पे हाईएस्ट कब होगी एनर्जी, जब ये कंडीशन होगी, अनंत से आ रहा होगा, यहाँ ये 0 हो जाएगी टर्म। इट मीन्स हमारा 1/λ L कितना हो जाएगा, R, ठीक है। चलिए अब हम पार्शन के निकालते हैं, लाइमन, वामन, पार्शन, ये थर्ड होती है। यहाँ पर n1 क्या रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। 1/λ पार्शन के लिए निकाल लो आप, n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 1/9 - 0, यानी कि यहाँ पर 1/λp कितना आ गया, R/9, क्लियर। यहाँ है R। चलिए अब इसको अपॉन में ले आओ, 1/λ अपॉन 1/λ p = R/9, 1/λ इंटू 1 λ p = U/9 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब आप देख लो पार्शियल लाइमन का क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। बात क्लियर हो गई, तो यानी कि हमारा क्या ऑप्शन है, ए, ठीक। चांस ही बात ए पड़ गया, हम ये ट्राई करते तो कुछ और आता। तो बात क्लियर हो गई ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर्स n⁻⁵ और ms = +1/2। ये ms का मतलब क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर से है, ठीक है। तो अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं n² के बराबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n², याद आ गया। तो अब यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स = n²। तो बहुत इजी है, 5 का स्क्वायर कर दो, आप कितना आ गया, 25। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान दो। अब इन्होंने क्या पूछा है, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी किस में कम होगी। अब आप देखो, पोटेशियम 19 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 3p6 4s1, ये है इसका। ये किसका हो गया हमारा, पोटेशियम का।
चलिए ठीक है, 19 होता है ना पोटेशियम, मुझे पता 18 19 19 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, ठीक है। उसके बाद लिथियम हो गया 1s2 2s1, एंड देन उसके बाद हो गया हमारा सोडियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसने क्या पूछा 2s ऑर्बिटल की लोएस्ट एनर्जी किस में होगी, कहाँ कहाँ है 2s ऑर्बिटल। देखो एक तो ये रहा 2s ऑर्बिटल, ये रहा 2s ऑर्बिटल, और ये रहा 2s ऑर्बिटल, यानी कि इसका तो मामला ही खत्म हो गया, इसमें तो वही नहीं है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन तीनों में कंपेयर करना है किस में सबसे लोएस्ट होगी, अब वो कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि हम ये कैसे निकाले, हमने तो एनर्जी पढ़ी है कि जैसे न्यूक्लियस है उसके चारों ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो हर एक शेल की एनर्जी आपस में बढ़ती जाती है, लेकिन डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक ही ऑर्बिटल पूछ लिया, उसकी एनर्जी कैसे निकालें। तो होता क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ सिर्फ दो ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे कितनी ऑर्बिट्स हैं, यहाँ 3 ऑर्बिट्स हैं, और यहाँ कितनी है 4 ऑर्बिट्स हैं। जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ती जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को एक चीज़ से आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लिया आप एक हॉल में बैठे हो, ठीक, या एक कमरे में बैठे हो, अपने क्लासरूम में बैठे हो जहाँ पढ़ते हो, ट्यूशन या जो भी आपका क्लासरूम है जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 टीचर हैं, ठीक है, करीब 3 टीचर हैं, 3 लड़के हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 11 टीचर हो गए, 11 लड़के आ गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ और बड़े, 19 टीचर 19 लड़के आ गए, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि क्लासरूम में 19 लड़कों पे एक टीचर काफ़ी हो जाता है नॉर्मल बेस पर, एक टीचर आराम से 19 बच्चों को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अब यहाँ आ गए 19 के 19 टीचर, तब बताओ उन बच्चों पे कितना दबाव होगा। न्यूक्लियस को क्लासरूम मान लो, जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं, इसी को क्लासरूम मान लो। यहाँ पूरे टीचर भरे हुए हैं, 19 टीचर भरे हुए हैं, ठीक है। अभी तक थे 11 टीचर और अब हो गए 19 टीचर, ठीक। अब इस तरह से समझो उस चीज को, ठीक। अभी था एक टीचर, 3 टीचर थे, कोई इतना दबाव नहीं रहता। 11 टीचर, फिर 19 टीचर, यहाँ ये एरिया उतना ही है, यहाँ पर 19 टीचर बैठे हुए हैं। अब बच्चे जो इस रूम में बैठे हैं और इस रूम में बैठे हैं, अगर यहाँ पे 11 टीचर होते तब ज़्यादा दबाव होता इन बच्चों पे, या 19 टीचर होने पे ज़्यादा दबाव होगा। क्लास से बंक करने के चांसेस कहाँ ज़्यादा है। 3 टीचर, एक कंडीशन देखो, 3 कंडीशन है, 3 टीचर हैं, 11 टीचर हैं और 19 टीचर हैं। किस कंडीशन में, और वो पहली कंडीशन में 3 टीचर यहाँ बैठे हैं, दूसरी कंडीशन 11 टीचर यहाँ बैठे हैं, तीसरी कंडीशन 19 टीचर यहाँ बैठे हैं। किस कंडीशन में बच्चों के जो यहाँ इस रूम में बैठा है उसकी बंक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली 3 में होगी। 3 टीचर एक कम उधर उधर हुआ, सटाक से भाग लेगा। 11 में इम्पॉसिबल है, 19 में तो बात ही मत करो कि मैं भाग जाऊँ क्लास छोड़ के, सबसे ज़्यादा दबाव होगा उस पर। तो ये स्टेबल होकर बैठा रहेगा, भैया मेरे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और सबसे कम एनर्जी होगी इसकी। आराम से टीचर की बातों को सुन रहा होगा, उसके लेक्चर को सुन रहा होगा, चाहे मन हो या ना हो। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा आसपास की ऑर्बिट्स पर, वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने पर उतनी ज़्यादा स्टेबल होंगी, एनर्जी उतनी कम होगी। अब बता दो किसकी एनर्जी कम होगी? पोटेशियम वाले की एनर्जी कम होगी। याद रहेगा ये, भूलोगे तो नहीं, ये सिलेबस में कहीं नहीं है,
सिलेबस में इस तरह ये नया क्वेश्चन है, कुछ नई चीज़ है ये, तो उसको नए तरीके से याद रखो। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आए कौन कौन से ईयर्स में है? ये वाला क्वेश्चन आपका आया है 2020 मेंस का, आपको पता भी तो होना चाहिए कहाँ का है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो आपका आया है वो है ये 2019 मेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? ए और सी पर, ए और बी पर, केवल ए पर, केवल सी पर। एक बात आपको बता दूं, ये जो ग्राफ है ये एक्स वर्सेस साई का है, यानी कि आर जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से होती है डेट इज और साई वेव फंक्शन। ठीक, इस ग्राफ में आपको ये ध्यान रखना है, ये होते हैं नोड्स, ये कहलाते हैं नोड्स और ये कहलाते हैं एंटी नोड्स। और मैंने आपको बताया था नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, यानी कि जो भी ये पॉइंट्स मिलेंगे आपको डेट इज नोड्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 0, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और एंटी नोड्स दैट इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि एंटी नोड्स ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे, तो कौन से रीजन होंगे? एक ये रीजन, एक रीजन, दैट इज इन द रीजन ए एंड सी। ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका आया है 2019 मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजेनिक एटम इज इक्वल टू 1.5 पाई ए नॉट। ए नॉट यहाँ बोर रेडियस है, तो एन अपॉन जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हमें निकालनी है एन अपॉन जेड की वैल्यू। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या बताई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की nth बोर ऑर्बिट में। जैसे मान लिया, सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट ये है, दूसरी ऑर्बिट ये है, तीसरी ऑर्बिट एंड सो ऑन। इसको मान लिया हमने ये nth ऑर्बिट है। ठीक है, अब इसमें इसकी वेवलेंथ इतनी दे रखी है, कितनी दे रखी है वेवलेंथ? इज इक्वल 1.5 पाई ए नॉट। ए नॉट इसकी बोर रेडियस है। ठीक है, ये माने ये रेडियस। ठीक, अब आप ये मानो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव की फॉर्म में ही न्यूक्लियस के चारों घूमता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव फॉर्म में तो होता है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, कुछ नोड्स होते हैं, कुछ एंटी नोड्स होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो एंटी नोड्स हो गए। ठीक है, अब जो है ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूम रहा है चारों तरफ, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ वेव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला नहीं पता है तो अभी तक आप लिख लो, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, सर्कमफेरेंस अपॉन वेवलेंथ। सर्कमफेरेंस क्या हो गई? यहाँ 2 पाई आर हो गई, और वेवलेंथ अपॉन लैम्डा, नंबर ऑफ वेव्स मीन्स n। तो यानी कि हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आया? n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, ये आप कहीं नोट में डाल लो अपने। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना क्या है? n अपॉन जेड निकालना है। r की वैल्यू क्या होती है? n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू ए नॉट। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, डेराइव भी किया है। अब हमें n अपॉन जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहीं से n अपॉन जेड ले लो आप। n अपॉन जेड लिया तो क्या आ गया? n अपॉन जेड इज इक्वल टू r अपॉन n इंटू ए नॉट, ये आ गया। ठीक, अब हमें r की वैल्यू यहां से ले सकते हैं हम, लैम्डा की वैल्यू भी हमें दे रखी है। चलिए यहां से r की वैल्यू निकाल लो आप। n लैम्डा अपॉन 2 पाई है, r की वैल्यू कितनी आ गई? n लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू n इंटू ए नॉट। n से n कट गया, लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 पाई ए नॉट अपॉन 2 पाई ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या आ गया? 1.5 अपॉन 2 यानी कि 0.75। तो n अपॉन जेड कितना आ गया? 0.75। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? ए और सी पर, ए और बी पर, केवल ए पर, केवल सी पर। एक बात आपको बता दूं, ये जो ग्राफ है ये एक्स वर्सेस साई का है, यानी कि आर जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से होती है डेट इज और साई वेव फंक्शन। ठीक, इस ग्राफ में आपको ये ध्यान रखना है, ये होते हैं नोड्स, ये कहलाते हैं नोड्स और ये कहलाते हैं एंटी नोड्स। और मैंने आपको बताया था नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, यानी कि जो भी ये पॉइंट्स मिलेंगे आपको। चलिए अब लेते हैं पहले एच एटम के लिए। ग्राउंड स्टेट कौन सी हो गई इसकी? 1s। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई? 2s 2p। पहले हम ये बना लेते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ये उसका होगी पहली कक्षा। पहले आप समझ लो, ये भी पता होना चाहिए आपको। देखो हाइड्रोजन का एटम 1s1 होता है, इसका पहली ऑर्बिट में रहता है। जो पहली ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि n=1, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, क्योंकि यहाँ इसमें रहता है ये। ठीक है, अब जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर पहली एक जंप मारता है, एक ऑर्बिट जंप मारता है, तो ये इसकी कहलाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ n=2 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये n=2 की बारे में मैंने लिख दिया। अगर अब वो अपनी तीसरी ऑर्बिट में फिर से जंप मारता है और यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, तीसरी ऑर्बिट में पहुँच के जंप मार के, तो n=3 है, लेकिन ये सी कहलाएगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है वो क्लियर होना जरूरी है। माइंड में चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। जब क्लैरिटी बन जाती है तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। अगर क्लैरिटी ही नहीं है हमारी कि वो पूछ क्या रहा है, हमें वही क्लियर नहीं हो रहा है, होता क्या अक्सर ज़्यादातर बच्चों की क्या प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन वो पढ़ते हैं और क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझ नहीं पाते हैं ढंग से, वो गलत एज्यूम कर लेते हैं और आंसर गलत आता है या निकल नहीं पाता। दो ही कंडीशन होती है। अगर हम क्वेश्चन के एक एक स्टेप को ढंग से समझ लें कि वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे, वो हमें क्लियर हो जाए, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने यहाँ की समझ लिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब वो n=1 से हट के 2 में कूद रहा है, दूसरी ऑर्बिट में कूद रहा है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जब दूसरी ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट में कूद रहा है, तो तीसरी ऑर्बिट के लिए हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगी हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3s 3p। और मुझे अब ये बताओ, जब तीसरी ऑर्बिट में वो आ गया तो d भी तो होगा इसमें, वही होता ही है, ठीक है, 3d भी होगा। अब उसने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी डिजेनरेसी 9 है। इसका मतलब क्या है, 2 मिनट, मैंने गलत कर दिया, ये p के मुझे 3 बनाने हैं, ठीक है। डिजेनरेसी 9 है, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल है इसमें, और 9 के 9 डिजेनरेट है, यानी कि इन 9 की एनर्जी क्या है, सेम है, ये पूरे के पूरे डिजेनरेट हैं। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, यही बात वो कहना चाह रहा है। ठीक, चलिए अब उसने पूछा क्या है हमसे, अब उसने जो पूछा है वो ये पूछा है हाइड्राइड आयन के लिए। हाइड्राइड आयन का मतलब क्या हुआ, 1s2, ठीक है, हाइड्राइड आयन का मतलब यही हुआ। अब हुआ क्या, इसकी ग्राउंड स्टेट तो ये हो गई 1s, इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, 2s और 2p, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, 3s 3p एंड 3d। यही तो हुई, ठीक है। अब यहां तो डिजेनरेट रहते हैं ऑर्बिटल, क्या यहां रहेंगे, डेट इज क्वेश्चन, क्या यहाँ रहेंगे? क्योंकि हमने अब तक जो भी स्टडी किया है, बोर्स मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें यही पढ़ा है कि सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो श्रोडिंगर भी नहीं दे पाए, ठीक है, यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन तो वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन का। अब आप ये देखिए, पढ़ाते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन का
और क्वेश्चन पूछते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन का, अब कैसे जवाब दें उसको। तो अब ये बताओ, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन में सारे डीजनरेट है तो क्या जरूरी ही मल्टी इलेक्ट्रॉन में डीजनरेटर है? नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कभी भी डीजनरेसी नहीं रहती है। वहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं, सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा अब वो आप देखो। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ही है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन ही तो कूदेगा। अब यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, एक ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद गया और कूद के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पहुंच गया। ये कौन सी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। ये एक्साइटेड स्टेट लिख रही हूँ मैं, ये हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब हुआ क्या, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वो क्या करेगा, अब वो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ये जो मैंने बनाया है, मैं तो उसको देख के बना दिया आपको, लेकिन वो यहाँ नहीं जाएगा। एक्चुअली क्या होती है, ये अगर उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो ये उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट बन जाती है, और ये नहीं होती, दैट इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्यों हो जाती है ये, क्योंकि यहाँ 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ये डिजेनरेसी खत्म हो जाती है। डिजेनरेसी जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया खत्म हो गई और सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो है यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, अब वो यहाँ पहुंच गया। बात क्लियर हो गई। अब जब वो यहाँ पहुंचा है तो p के तो 3 ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं, इसमें जाए या इसमें जाए या इसमें जाए। जैसे कोई बच्चा है, उसको 3 कमरे मिले हैं, ऑप्शन उसके पास, वो यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है। तो यानी कि ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ इन तीनों में डिजेनरेसी कायम रहेगी, इसमें और इसमें नहीं रहेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 होगी डिजेनरेसी। डिजेनरेसी कितनी होगी, 3 ही होगी। यानी कि p ऑर्बिटल चाहे वो px वाले में जाए, py वाले में जाए, pz में जाए, डिजेनरेसी कायम रहेगी, ठीक है, इन तीनों में। लेकिन s के साथ डिजेनरेसी नहीं रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और आंसर लिखेंगे। इसमें लिख लीजिए, आप, मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहले इसके लिए लिखिए, इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैं बोल रही हूँ आप नोट करते जाइए। इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ अ शेल आर डिजेनरेट, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ अ शेल आर डिजेनरेट। आप BH एटम लिखेंगे और ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ऑल आर डिजेनरेट, ये सारे डिजेनरेट हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 हो गई डिजेनरेसी। लेकिन बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लिखिए, बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ शेल, डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ शेल आर नॉन डिजेनरेट, आर नॉन डिजेनरेट। फिर आप इसमें ये लिखेंगे, डेट इज फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है ये, डेट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख लीजिए आप यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड देन यहाँ पे लिखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये आप बनाएंगे नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आप बनाएंगे नहीं, आप इतना ही बनाएंगे। और यहाँ पर डिजेनरेसी कितनी रहेगी, यहाँ पे आपकी डिजेनरेसी आ जाएगी 3, डेट इज आंसर। आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 4 ml बार इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1/2। यानी कि अब आप यहाँ क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर जहाँ l की वैल्यू, जहाँ m की वैल्यू -1 या +1 होती है, उन्हीं के ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है यहाँ पे, ठीक है। जब n बराबर 4 होता है तो l कितना हो जाएगा, 0 to n-1, इट मीन्स 0 to 3, यानी कि 0 1 2 3, ठीक। अब इसके लिए m की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, वो निकालनी है। l बराबर 0 है, वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। l बराबर 1 के लिए m क्या हो जाएगा, -1 0 +1, ठीक है। इस तरह से ऑर्बिटल बन जाएगा हमारा, -1 0 +1, तो एक इलेक्ट्रॉन के -2 स्पिन का। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक गे और एक गे, डेट इज 2। अब L बराबर
2 के लिए लो आप, m की वैल्यूज की हो जाएंगी -2 -1 0 +1 +2, यहाँ भी -1 और +1 2 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे। अब l बराबर 3 के लिए लो आप, l बराबर 3 के लिए m की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो यहाँ भी -1 और +1 2 ही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 + 2 4 और +2 6, तो आंसर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 + 2 + 2 यानी 6। समझ में आई बात ही नहीं आई, इन्होंने जो ये चीज़ दी है डेट इज मेन, इससे हमें क्या पता चल रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल हमें -1 और +1 लेना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ जेई मेन और एडवांस के PYQs, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है वीडियोस में, आप प्रैक्टिस कीजिए और जो है देखते हैं आगे। आगे से हम जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं लास्ट ईयर की उसको टॉपिक्स के साथ ही डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड कैसा हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं या थ्योरी का प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।